डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर SESV01 के ब्लॉक 5 से है। ब्लॉक 5 एजुकेशनल नीड्स एंड असेसमेंट। इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो बच्चा VI विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो लो विजन या फिर पूरी तरह से ब्लाइंड है, उनके साथ उनको और कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे MR मेंटल रिटार्डेशन या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, CP सेरेब्रल पाल्सी। ये भी इन बच्चों में एक से ज़्यादा अधिक डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर बहुविकलांगता के साथ दृष्टि हानि में एक दृष्टि दोष और कम से कम एक और कोई अन्य डिसेबिलिटी, जैसे अभी हमने नाम लिया MR का HI, CP, डाउन सिंड्रोम, तो ये सारे भी हो सकते हैं, जो संज्ञात्मक, विकासात्मक और श्रवण या गतिशीलता संबंधी हो सकती है। इनमें कई बच्चे संचार, जो सामाजिक संपर्क और अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, अपने जीवन में जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो करने में उनको दिक्कत होती है, कर नहीं पाते हैं या बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। हस्तक्षेप, जो एक विकलांग बच्चों के लिए काम कर सकता है। जितना जल्दी हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा उतना जल्दी हम अवेयर होंगे और उसका इम्प्रूवमेंट या उसको थेरेपी करवाना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो हम करवा सकते हैं, ताकि बच्चे को जल्दी इम्प्रूव किया जाए और उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। VIMD वाले बच्चों के लिए काम करे, क्योंकि प्रत्येक विकलांगता का मिश्रित प्रभाव होता है। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे, उनमें कई डिसेबिलिटी एक साथ है, तो उनको और ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उनका जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो सके उतना महत्वपूर्ण होता है। VIMD वाले बच्चे उन तरीक़ों से संवाद नहीं कर सकते जो आप और हम कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा असंवादिक संचार या सांकेतिक भाषा का उपयोग कर सकता है। वे अपने परिवेश को समझने के लिए दृष्टि संकेतों का संसाधित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको देखने में दिक्कत होती है या पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। या फिर कई बच्चा ऊंचा सुनता है तो वहाँ पे उनको सुनने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए उनको जो भी सीखना है, या एजुकेशनल हो या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हो, तो सब में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे VIMD एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को अन्य विकलांगताओं के साथ दृष्टि हानि होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटी का मतलब VI तो बच्चा है ही, उसके साथ उस बच्चे में हो सकता है कि श्रवण हानि हो, मानसिक मंदता हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज़म हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो ये सारे भी उनके साथ हो सकते हैं। इनमें या फिर इनमें से कोई एक डिसेबिलिटी उनको है VI के साथ। जैसे विकलांगता का कारण, अब VI बच्चों का या फिर अदर कोई भी डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, किन किन कारणों से होता है। जो पहला है प्रीनेटल, जो जन्म से पहले गर्भ अवस्था के दौरान जब माता में अगर कोई बीमारी है तो हो सकता है, अगर माँ में कोई संक्रमण इन्फेक्शन है तो हो सकता है, अगर माँ का खान पान सही नहीं है, अगर वो ड्रिंक लेती है या फिर स्मोकिंग करती है तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है, या उनको थायराइड है अगर माता को, या फिर मस्तिष्क में जन्मजात दोष है, अनुवांशिक भी हो सकता है, या फिर क्रोमोसोमल भी हो सकता है। तो ये सारे कारण है वो प्रीनेटल कॉज में आते हैं। फिर है नेटल कॉज, डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे में कोई डिलीवरी होने के टाइम ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बच्चे को समस्या हो सकती है। ऑक्सीजन कमी से बच्चा CP हो सकता है, MR हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी, असामान्य भ्रूण प्रस्तुति, डिलीवरी के कारण अगर किसी
औजार से बच्चे को चोट लग जाए, या माँ को प्रसव पीड़ा बहुत लंबा चल रहा है, बहुत देरों से है, उस वजह से भी बच्चे को तकलीफ़ होती है, या फिर डिलीवरी के समय मस्तिष्क में चोट और मस्तिष्क में रक्त रसाव हो, डिलीवरी के टाइम बच्चे का वज़न बहुत कम हो, सांस की परेशानी हो, अगर डिलीवरी होते ही बच्चे को अगर पीलिया हो रखा है डिलीवरी के दौरान ही, या गंभीर कोई इन्फेक्शन है, तो ये सारे जो कॉज है वो नेटल कॉज में आते हैं। उसके बाद है पोस्ट नेटल, मस्तिष्क में संक्रमण, आयोडीन की कमी। ये जब बच्चा जन्म ले चुका है, उसके बाद उसका जो लालन पालन हो रहा है, बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर बच्चे को कोई दुर्घटना हो जाती है, या बच्चा गिर जाता है, सर में चोट लग जाती है, या फिर बच्चे में हाइपोक्सिया है, कुपोषण का शिकार है बच्चा, उसे ठीक से पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से भी बच्चे को आगे चल के इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर ये बधिरांत की चिकित्सा विभिन्न रूपों में होती है। कुछ के लिए यह स्थिति जन्म से आनुवंशिक दोष के परिणाम में हो सकती है, या कुछ को जन्म के बाद किसी दुर्घटना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अगर छोटे बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ जाए, 3-4 फीवर अगर हो, अगर ब्रेन में वो फीवर चला जाए, इसकी वजह से भी बच्चे को आगे चल के डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर रूबेला हो गया। तो इन सब कारणों से भी बच्चे आगे जाके इसका शिकार हो सकते हैं। दूसरों के लिए यह बीमारी या दुर्घटना के कारण अचानक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो दृष्टि या सुनने में वंचित हो सकते हैं, या फिर दोनों स्थिति भी हो सकती है। व्यक्ति बहरा पैदा हो सकता है, या जीवन में बाद के कारण से भी अंधा हो सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो जन्म से है, लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उसका आई साइट चला गया है, तो वहाँ पे बच्चा HI के साथ VI भी हो गया है। या फिर इसके विपरीत भी हो सकता है, जन्म से बच्चा अंधा है, बाद में आगे चल के उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की समस्या हो गई है। बधिरांत के किसी भी मामले में इस स्थिति को कई संभावित शुरुआत और कारण में मौजूद है। कुछ धीरे धीरे होते हैं, अन्य अप्रत्याशित रूप से और अचानक भी हो सकते हैं। बधिरांत का निदान चिकित्सीय रूप से किसी एक लक्षणों और कारणों के आधार पर विशिष्ट प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर बधिरांत के 2 व्यापक प्रकार होते हैं। एक है कॉन्जेनिटल, जो जन्मजात है, और दूसरा है कि जन्म के बाद अपने आगे के ज़िंदगी में उन्होंने एक्वायर्ड किया है, अधिग्रहित किया है। जन्मजात में क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है? जो सबसे पहला है वो गर्भावस्था की जटिलता है। गर्भ धारण करने के दौरान या मदर को कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से होगा। फिर नस्ली दबाव के प्रभाव, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या जो मदर है वो ड्रग्स ले रही है, अल्कोहल ले रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे पे फ़र्क पड़ता है। फिर भ्रूण स्राव सिंड्रोम, फिर रिजल्ट ऑफ प्री मेच्योरिटी, अगर बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो भी ये परेशानी आ सकती है। फिर कॉज फ्रॉम इलनेस, इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है। फिर है रूबेला, फिर एड्स, फिर साइटोमेगोला वायरस, इसकी वजह से भी ये परिस्थिति हो सकती है। फिर जन्मजात सिफिलिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस। फिर जेनेटिक कंडीशन में आपका चार्ज सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मार्शल सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, स्ट्रिकल सिंड्रोम और ट्रिसोमी 13 है। ये सब कारणों से जेनेटिक बधिरांत होता है। फिर दूसरा है आपका एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस, ये जीवन के बाद में होता है। इसमें आपका जो पहला है वो जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक कंडीशन के अंदर फिर 2 है, यूजर सिंड्रोम और ऑलपोर्ट सिंड्रोम। फिर दूसरा है उम्र से संबंधित देखने और सुनने का। जैसे जैसे एज हमारा होता है, उसके एज के कारण भी कई सारी बीमारियां हमें होने लगती है या फिर हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस, फिर सोमेटिक इंजरी, ब्रेन डैमेज, ट्रोकोमा, स्ट्रोक, या फिर परमानेंट फिजिकल डैमेज, तो ये सब कारण से भी हम बाद में ग्रसित हो सकते हैं।
जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो भ्रूण स्राव सिंड्रोम है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई मदर ड्रिंक लेती है, अगर कम मात्रा में लेती है तो भी वो बच्चों के लिए सही नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाता ही है। तो मदर को नहीं लेना चाहिए। अगर वो लेते हैं तो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में एक स्थिति है जो माँ की गर्भ अवस्था के दौरान शराब के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप होता है। भ्रूण स्राव सिंड्रोम मस्तिष्क क्षति और विकास की समस्याओं का कारण बनता है। जो हमारे फीटस में जो बेबी है, जिसका ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे के ब्रेन पे ही ये असर करती है। भ्रूण स्राव सिंड्रोम के कारण होने वाली समस्याएं हर बच्चे में अलग अलग होती है। इसके कारणों से होने वाले दोष रिवर्सल नहीं है। अगर इसके वजह से कोई बच्चा एमआर हो गया है या कोई अदर डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। FAS जीवन भर चलने वाली स्थिति है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार कोई बच्चा डिसेबल हो गया तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। यदि गर्भ अवस्था के दौरान शराब नहीं पीती है तो इस स्थिति से रोका जा सकता है। इसका एक ही विकल्प है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल ना लें। यह संभव है कि गर्भावस्था के दौरान कम मात्रा में शराब का सेवन भी जो विकासशील भ्रूण है उसको नुकसान पहुंचाता है, और बच्चे का जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होता है या रुक जाता है या प्रॉपर नहीं होता है। फिर शिशुओं में जिन लक्षणों का अनुभव हो सकता है उसमें जो है आपका असमान चेहरे की विशेषता है, जो उनका फेस का जो बनावट है वो अच्छा नहीं होगा, जिसमें नाक और ऊपरी होठ के बीच चिकनी उभार होगा। फिर पतला ऊपरी होठ और छोटी आंखें भी शामिल है। जो बच्चे का जो फेस का जैसा होना चाहिए वैसा उनका प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। फिर लो बॉडी वेट, बच्चे का वज़न बहुत कम होगा, उनका हाइट कम हो सकता है। उनको जब जन्म के बाद मदर फीड करवाती है तो उस टाइम वो अपने दूध को सक नहीं कर पाएंगे, उनको चूसने में तकलीफ़ होगी। फिर उनका प्रॉपर नींद नहीं हो पाएगा, उनको सोने में भी परेशानी होगी। जो उनका सर है उसका हाइट छोटा, सर का साइज छोटा होगा। फिर विजन और हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बच्चे का छोटा सर है, जो उनका आँख का जो खोलने का है वो प्रॉपर नहीं है, स्मॉल आई ओपनिंग है। फिर जो नाक के बीच का है वो लो नेसल ब्रिज है, वहाँ पे एकदम अंदर की तरफ गया हुआ चिपटा है। फ्लैट मिड फेस है। फिर स्मूथ पिल्ट्रम है, थीन अपर लिप है। तो बच्चे का जो चेहरे का जो बनावट है वो प्रॉपर बन ही नहीं पाया, हर जगह उनका कुछ ना कुछ कमी है। फिर ये बचपन और उससे आगे के समय के साथ विकसित होने वाले लक्ष्यों में जो शामिल है, जैसे आगे चल के बच्चे में क्या क्या कठिनाई हो सकती है। इसमें बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज जो विकास होना चाहिए वो नहीं प्रॉपर होगा। ध्यान केंद्रित करने में उनको बहुत कठिनाई होगी, किसी चीज़ पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो बहुत थोड़े से देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर बताने में उनको कठिनाई होगी, क्या रियल है और क्या हम अपने आप उसको कल्पना में देख रहे हैं। फिर हाइपर एक्टिव होगा ऐसा बच्चा, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, तोड़ फोड़ मचाना, एक जगह से दूसरे जगह जंप लगाना या पूरे घर में घूमते रहना, कहीं भी जाएंगे तो स्थिर नहीं रहेंगे। फिर इन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, इन बच्चों का IQ लेवल कम होगा। पुअर रीजनिंग एंड जजमेंट स्किल्स, बच्चे निर्णय लेने में या फिर किसी चीज़ के बारे में तर्क करना है या तर्क देना है तो वो भी इस कौशल इनका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। स्कूल में इनका परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा इन बच्चों को, अब कोई भी चीज़ लर्न करना है, याद करवाना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है तो उनको ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर बर्थ। अगर बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसकी वजह से क्या क्या कठिनाई बच्चे को फेस करना पड़ता है। समय से पहले जन्म एक ऐसा जन्म है जो बच्चे की अनुमानित नियत तारीख से 3 हफ्ते से अधिक समय पहले हो जाता है।
दूसरे शब्दों में समय से पहले जन्म वो होता है जो गर्भ अवस्था के 37वें हफ्ते की शुरुआत से पहले होता है। जो हमारा पूरा प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 37 वीक्स का होता है प्रॉपर। अगर 37 वीक से पहले अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो वो बच्चे के लिए सही नहीं है। इसमें बच्चा कितनी जल्दी पैदा होता है इस पर निर्भर करता है कि लेट प्री टर्म जो टाइम पीरियड है वो 34 से 36 वीक्स के बीच का है। अगर मध्य रूप से अपरिपक्व है तो वो 32 से 34 वीक्स के बीच का है। फिर जो तीसरा है हमारा बहुत समय पूर्व, वो 32 वीक्स से कम समय में जन्म लेना है। और चौथा है बहुत समय से पहले जो एक्सट्रीमली प्री टर्म है, वो 25 वीक से पहले ही जो बच्चे जन्म ले लेते हैं। तो इन बच्चों में क्या क्या समस्याएं होती है, कई बार आप लोगों ने अपने आसपास सुना भी होगा या देखा भी होगा कि ये 7वें महीने में ही जन्म ले लिया, या फिर 8वें में ही, या फिर कई बार 6ठे महीने में भी जन्म ले लेते हैं। तो इन बच्चों को आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, ये ग्लास का बॉक्स होता है, उसके अंदर रखते हैं उनके ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनका ग्रोथ उस टाइम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जैसा हमारा फिटस का जो इन्वायरमेंट है वैसा ही उसमें क्रिएट करके बच्चे का ग्रोथ आगे करवाने का जो डॉक्टर है वो प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे को आगे कोई डिसेबिलिटी या कोई अदर बीमारी ना हो। कई बार बच्चा सर्वाइव भी करते हैं और ठीक ठाक होते हैं, कई बार ये सक्सेस नहीं हो पाता है। समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अक्सर मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उनको फीडिंग में दिक्कत होने लगती है, फिर उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उनका वज़न बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वज़न बढ़ नहीं रहा है तो भी परेशानी है। अपने शरीर का जो तापमान है वो स्वयं बनाए रखना होता है, इसमें भी बच्चों को तकलीफ़ होती है। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को भी विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इसमें बच्चे को अगर मेडिकल सहायता से भी अगर हमें पूरी तरह से नहीं ठीक किया गया तो आगे चल के बच्चे को सीपी हो सकता है, उनका हियरिंग या विजन लॉस हो सकता है, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, या उनका जो ग्रोथ है वो पुअर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है वो रूबेला वायरस इन्फेक्शन है। इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ये अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम अगर मदर को ये जर्मन मीजल्स हुए हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। इसका एकमात्र प्रोटेक्शन है वो MRV वैक्सीन है। इसका बच्चे को भी हम लोग ये वैक्सीन करवाते हैं, और जब प्रेगनेंसी के दौरान है तो मदर भी लेती है। और ये फैलता भी है, जैसे सर्दी जुकाम है या कोरोना है जो आपके छींकने से, स्नीजिंग से फैलता है, उसी तरह ये भी फैलता है कफ से, या आप छींक रहे हो तो इसमें हमें संभल के भी रहना है। अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे हम थोड़ा ये सावधानी बरत सकते हैं, जैसे उसका टॉवल है, हैंकी है तो वो इस्तेमाल ना करें, उनके लिए अलग करके रखें। उसके बाद ये कॉन्जिनेंटल भी हो सकता है, ये अगर मदर को है तो बच्चे को भी हो जाएगा, और बाद में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अच्छे से ही उनका डिलीवरी सब कुछ हो गया है, तो आगे चल के बच्चे में भी हो सकता है, इसलिए हम बच्चे को भी ये वैक्सीन करवाते हैं। तो बच्चे में भी अगर होगा तो इसमें बच्चे को रैशेस हो जाएगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, रेडनेस आ जाएगा पूरे स्किन पे, फिर उनको फीवर भी आएगा। और अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो ये भी बच्चे में डिसेबिलिटी का कारण बन जाता है, कि कई बार बहुत लोग उतना ध्यान नहीं देते कि मामूली फीवर ही है, तो ये लंबा खींच जाता है और फिर इससे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को ये पीछे कर देता है। बच्चा इससे अदर डिसेबिलिटी से भी ग्रसित हो सकता है, जैसे इसमें आपका डिफनेस है, हार्ट डिजीज़ है, कैटरेट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लीवर और स्प्लीन डैमेज। तो ये सारा जो चीज़ है वो बच्चे को इससे खतरा बढ़ जाएगा अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो। फिर हमारा नेक्स्ट है वो एड्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इसका एड्स का जो फुल फॉर्म है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगर एड्स किसी को होता है तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पूरी तरह से समझो ख़त्म ही हो जाती है, कोई काम नहीं करता है। ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है जिसकी वजह से ये होता है। HIV
ये वायरस है जो अधिग्रहित इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है। जो HIV वायरस है वो ये वायरस ही एड्स का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है तो वायरस हमला करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। जैसे जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती जाती है, व्यक्ति को जानलेवा संक्रमण और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जब ऐसा होता है तो बीमारी को एड्स कहा जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को यह वायरस अगर अपने चपेट में ले लिया है तो यह जीवन भर चलने वाली बीमारी है। फिर इसका अभी बहुत हद तक तो कंट्रोल किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से हम क्योर नहीं कर सकते। और ये वायरस है वो जो व्यक्ति को हुआ है, जो ग्रसित है, उनके शरीर के अंदर ही रहता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो जो मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स है, इसमें न्यूरोलॉजिकल है, इस पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर इन्फेक्टिलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जब एक बार हो गया तो आगे चल के इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो व्यक्ति इनसे ग्रसित हुए हैं। फिर जो आइज़ में है रेटिनिस हो जाएगा तो भी उनको विजन प्रॉब्लम है। फिर लंग्स में निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर हो सकता है। फिर स्किन ट्यूमर भी हो सकता है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है तो इसमें क्रोनिक डायरिया, ट्यूमर, इफोफैक्टिस, ये सब हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा साइटोमेगला वायरस। साइटोमेगला वायरस एक आम वायरस है जो सभी उम्र के लोगों को संक्रमित करता है। 40 वर्ष की आयु तक आधे से अधिक वयस्क से CMV से संक्रमित हो चुके होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हाई लेवल का या फिर इतना ज़्यादा नहीं होता कि लोगों को पता नहीं चलता, कई बार अपने आप भी ठीक भी हो जाता है। CMV से संक्रमित अधिकांश लोग कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाते हैं। जब बच्चा CMV संक्रमण के साथ पैदा होता है तो इनमें जन्मजात CMV कहा जाता है। महिला गर्भावस्था के दौरान CMV संक्रमण विकसित होती है तो उन मदर को है, इसलिए जो फीटस में बच्चा है वो भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। फिर इसके संकेत और लक्षण क्या है? इसमें बुखार आएगा, आपका गला खराब होगा, थकान, फिर सूजन या फिर सूजन ग्रंथियों में होगा। फिर CMV के साथ पैदा हुए शिशुओं में मस्तिष्क, जो उनका लीवर है, स्प्लीन है, लंग और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये जो सारे पार्ट है वो बच्चे को इससे संक्रमित होने से इन सभी में नुकसान होता है या फिर ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। शिशुओं में सबसे आम जो लॉन्ग टर्म तक चलता है वो समस्या समाधान श्रवण हानि का है। अगर ये एक बार हो गया तो इसकी वजह से अगर कोई बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है तो वो लंबे समय तक चलेगा, जो बचपन के तुरंत बाद पता चलता है और बाद में बचपन में बच्चे में विकसित होती जाती है। अगर एक बार हो गया है कोई चीज़ तो वो जल्दी से जो डिसेबिलिटीज़ है वो हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं कुछ हद तक, या इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। ये CS के साथ पैदा हुए बच्चे के लिए जो बाद में उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें विकृत हड्डियाँ है, जो हड्डियों का या बोन का जो जैसा होना चाहिए वैसा वो विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर एनीमिया हो सकता है जिसमें होमोग्लोबिन या खून की कमी होती है। फिर जो लीवर का साइज है वो बड़ा हो सकता है या स्प्लीन का साइज बड़ा हो सकता है। बच्चे में पीलिया हो सकता है। मस्तिष्क और तांत्रिक संबंधी समस्या जिससे बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है और बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। फिर मेनिंजाइटिस और बच्चे के जो त्वचा है उस पर रैशेस भी हो सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि बच्चे में इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है वो सारा दिखाया हुआ है। जैसे बीच में बच्चा है, फिर आपका ऊपर है एबनॉर्मलिटीज़, इसमें माइक्रोफेल्सी, फिर मेंटल रिटार्डेशन है, फिर परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे का हो सकता है। फिर बच्चे का जन्म से पहले समय से पहले जन्म हो सकता है और जन्म के दौरान बच्चे का वज़न है वो कम हो सकता है। फिर बच्चे को कोऑर्डिनेशन में भी समस्या होगी। फिर बच्चे का जो लीवर है, लंग है एंड स्प्लीन इशू है, उसका आकार या उसके ग्रोथ में भी दिक्कत होगी। फिर
इपिलेप्सी भी बच्चे में हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉन्जिनेंटल सिफिलिस, जिसे हम CSB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जन्मजात सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब सिफिलिस से पीड़ित माँ गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे को संक्रमित कर देती है। CS का कारण हो सकता है गर्भपात, फिर बच्चा मृतक पैदा हुआ हो, फिर प्रीमेच्योरिटी, जल्दी से जन्म लेने वाले बच्चे में, फिर जन्म के समय वज़न कम हो, या फिर जन्म के कुछ समय बाद मृत्यु हो। तो इसकी वजह से भी CS हो सकता है। CS के साथ पैदा हुए बच्चे के लिए क्या क्या आगे चल के उनको क्या क्या हो सकता है, वो है जो विकृत हड्डियाँ है, जो उनका बोन का जो बनावट है वो प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे में इम्यूनिया रक्त की कमी होगी, फिर बच्चे का जो लीवर है और स्प्लीन है वो बड़े साइज का होगा। इसमें पीलिया, त्वचा और बच्चे में पीलिया हो सकता है जिसमें उनका त्वचा और आँखों का पीलापन है। फिर मस्तिष्क और तांत्रिक से संबंधित समस्या है जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट। फिर मेनिनजाइटिस है, और लास्ट में जो है वो जो हमारे स्किन पे रैशेस हो जाते हैं वो है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कॉन्जिनेंटल सिफिलिस, जो बच्चे का जो पूरा फेस पूरा बॉडी है उस पे ही रैशेस है। फिर जो रैशेस और ये सब होता है वो 2 साल तक रहता है। 2 साल के आगे जब बच्चे का ग्रोथ होता है तो फिर उनमें ये सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे बच्चे का जो दांत का बनावट है वो सही नहीं है, वो इसको हम बोलेंगे हटचिंसन टीथ। जो दांतों का जो बनावट है, जो नॉर्मल बनावट है उससे बिल्कुल ही अलग है, और उनका जो शेप है और साइज है वो अलग अलग है, और सारे दांतों के बीच में गैप है। फिर उनका है क्लाउसन जॉइंट्स, जो घुटनों का है वो उनका प्रॉपर नहीं होगा। फिर सैवर्ट साइन, जो उनका पैर है उसकी बनावट सही नहीं है। फिर उन रेगेट्स, जो उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा है जैसे फटा है, जैसे एकदम सूख के ड्राई हो जाता है और स्किन फटने लगता है, उस तरह से। तो ये आगे चल के इन समस्याओं से बच्चों का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक संक्रमण है जो टोक्सोप्लाज्मो गोडी नामक एक छोटे परजीवी पैरासाइट्स के कारण होता है। यह एक कोशिकाएं सेल परजीवी बिल्लियों में सबसे आम है, लेकिन मनुष्य और अन्य जानवर भी संक्रमित हो सकते हैं। टोक्सोप्लासिस के लिए सबसे गंभीर है गर्भवती महिलाएं, जो अपने बच्चों को संक्रमण दे सकती है। अगर मदर को इससे इन्फेक्शन है तो वो बच्चे में हो सकता है। जब कोई बच्चा जन्म से पहले संक्रमित होता है तो इसे जन्मजात टोक्सोप्लाज्मोसिस कहा जाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, इसमें HIV, एड्स या कैंसर से पीड़ित लोग हैं, और प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर लोग भी शामिल है, जिनका जो इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है वो भी इससे जल्दी ग्रसित हो सकते हैं। जन्मजात टोक्सोप्लाज्मोसिस वाले शिशुओं में अक्सर जन्म के समय कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन समस्या महीनों या सालों बाद दिखाई दे सकता है। जैसे उस टाइम तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन आगे चल के इसकी वजह से बच्चे में जो दिक्कत आई है वो पता चलेगा। वह हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है, मतलब माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर प्रोफाउंड भी हो सकता है। दृष्टि की समस्या और यहाँ तक कि रेटिना की चोट से अंधापन, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है बच्चे को। उनका बच्चे में जो मेंटल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगा, इसकी वजह से बच्चा बीमार हो सकता है। उन बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, या फिर और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप भी बच्चे हो सकते हैं, या असामान्य रूप से बड़ा या छोटा सिर भी हो सकता है। जो हमारे सिर का साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। बच्चे में बुखार, सूजन ग्रंथियाँ, पीलिया, खरोच, रक्त कोशिकाओं के साथ समस्या जैसे एनीमिया है, या फिर जो लीवर और स्प्लीन है उसका साइज बड़ा हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें बच्चे में आ सकती है इसके संक्रमण से।
जन्मजात टोक्सोप्लाज्मोसिस के सबसे गंभीर मामले तब होते हैं जब माँ गर्भावस्था की शुरुआत में संक्रमित होती है। इससे गर्भपात भी हो सकता है, या फिर बच्चा प्रीमेच्योर भी जन्म ले सकता है, या बहुत छोटा भी पैदा हो सकता है। तो ये अगर माँ को है तो भी, और बच्चे इससे संक्रमित होते हैं तो भी उनको नुकसानदेह है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो इसका जो होस्ट है जिससे ये फैलता है वो बिल्ली है, और बिल्ली से जैसे गाय, पिग, बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो मीट वगैरह अपना खाने में लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कई लोग बिल्ली को अपने घर में पेट एनिमल की तरह भी रखते हैं, तो उसके संक्रमण से भी हो सकता है। आप उसको अपने साथ ही अपने बेड पे सुला रहे हो, बैठा रहे हो, घर में हर जगह घूम रहा है और सारे चीज़ों को वो टच कर रहा है, किचन में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण है वो बिल्ली है। तो उसके बाद इसका सर्कल है कि अगर पेरेंट्स को है ये फैलता भी है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को हो सकता है, अगर मदर इससे इन्फेक्टेड है तो बच्चे में भी होगा। तो इससे भी हम सावधानी से, इससे भी हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। फिर है जहाँ तक आज हमने किया है उससे जो गृह कार्य है वो पहला है आपका बधिरांध होने के क्या क्या कारण होते हैं। अभी आज हमने कुछ कारण को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है और कुछ को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा है बधिरांध कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा है बहुविकलांगता किसे कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी किसी एक व्यक्ति में है तो वो बहुविकलांगता के कैटेगरी में आता है। तो इसके आगे का है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः